बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद तसद्दुक़ गिलानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं डॉक्टर असमत खान साहब, जो कि पीएचडी हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। और आपको पता है कि वो एक सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और खित्ते की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे बड़ी गहरी नज़र है इनकी। आज इनसे हम ज़रा मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जानेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होगी, ख़ास तौर पे ये जिस खित्ते के अंदर जो एक जियोपॉलिटिकल मामलात बिगड़ रहे हैं, इंस्टेबल हैं, अनसर्टन हैं, और उसमें अफगानिस्तान, ईरान, यूएस, इंडिया, इस सारे तनाजुर में एक कन्फ्यूजन है। उसको आज हम दूर करने की, समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से। वीलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने आखिर तक देखना है। आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक एंड शेयर करना है, और इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी तरफ से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जी तो व्यूअर्स, डॉक्टर असमत खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। गिलानी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत अल्लाह से का हैं? करम डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम आपसे जानेंगे कि आपने एक चीज यूएन से भी पहले कर दी, और उस पर मुझे बड़ी खुशगवार हैरत होती है कि आपने एक आर्टिकल लिखा इस खित्ते के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास तौर पे अफगानिस्तान उनका गढ़ है, उस हवाले से बड़े अहम इंकशाफात आपने किए। और फिर यूएन की रिपोर्ट भी इसी असना में बाद में आई, जिसमें बहुत सारी चीजें रिकन्फर्म हुई। जरा उस पर हमें समझाइएगा, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि असल में ये मामलात हैं क्या, जिसको हम कभी 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 पॉलिटिकली एक दूसरे से कंफ्यूज करते हैं, कभी पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी से कंफ्यूज करते हैं, कभी खित्ते के मामलात में उसको कंफ्यूज करते हैं। तो बेसिकली ये हमें थोड़ा समझाएं हमारे व्यूअर्स को कि एक्चुअली सिचुएशन ऑन ग्राउंड है क्या। थैंक यू गिलानी साहब। अगर हम अफगानिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो दोहा एग्रीमेंट हो रहा था, दोहा एग्रीमेंट में अमेरिका के साथ जो अफगान तालिबान थे, उसमें उस एग्रीमेंट का एक एट्रीब्यूट ये भी था कि जो अफगानिस्तान का सॉइल होगा वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज नहीं होगा। बट जब 2021 में अफगान तालिबान की इंटरम गवर्नमेंट आती है, उससे लेकर आज 2026 तक जो अफगान तालिबान हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनके खिलाफ वो एक्शन नहीं ले रही। इसकी अगर मैं दो से तीन छोटी सी एग्जांपल्स दूं, उसमें सबसे पहली एग्जांपल ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये जो मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट आने से पहले, उसमें मैंने उस आर्टिकल में ये लिखा था कि जो अफगानिस्तान में इस वक्त मोर देन 20 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं डिफरेंट नामों से। उसमें अगर हम बात करें, टीटीपी है, अलकायदा है, आईएसकेपी है, अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है, इसी तरह और मुख्तलिफ नामों से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी। अभी अगर हम बात करें 11 फरवरी 2026 की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 37th मॉनिटरिंग टीम ने एक रिपोर्ट दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि मोर देन 20 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में काम कर रही हैं, बट जो टॉप पे है वो टीटीपी है। उन्होंने कहा है टीटीपी जो है अफगानिस्तान के 4 से 5 प्रोविंसेस में है। उसमें उन्होंने कुनड़ की बात की है, उसके साथ खोस की बात की है, फिर उसके साथ साथ पख्तिया है, पख्तिका है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इनको अगर पेट्रोनेज हासिल है अफगान तालिबान गवर्नमेंट में, वो भी हकानी नेटवर्क की है, ये इसको राइट। एंजॉय कर रहे हैं। और व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिलेशन, पाकिस्तान बार बार यही कहता रहा है जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है कि देखें डोजियर्स दिए हैं, उनको सबूत दिए हैं। और उसको अगर मैं लिंक भी करूं, ये जो अभी रिसेंट दो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं, एक इस्लामाबाद में हुआ था, इमाम बारगाह पे खुदकश हुआ था जिसमें मोर देन 30 लोग शहीद हुए थे, और इसी तरह बाजवड़ में एक चेक पोस्ट पे अटैक हुआ था खुदकश, और उसमें मोर देन 13 लोग शहीद हुए थे। तो पाकिस्तान ने ये चीज भी उनके साथ उठाई है, और अभी 2-3 दिन पहले उनके जो इस्लामाबाद में रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको डिमार्श किया है और उनको कहा है कि इनफ इज इनफ। अब मेन मसला ये है,
جو اس خطے میں ان لوگوں کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے۔ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ جو افغان سوائل ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، وہ چاہے ایتھنو نیشنلسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان دا شیپ آف یہ جو ریلیجیس بات کرتے ہیں ٹی رائٹ، ٹی پی، بٹ افغانستان ہے وہ اس پہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سچویشن ہے اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں جو اس وقت خطے کے اندر سچویشن ہے، پاکستان کے اندر تو ڈیفینیٹلی انٹرنل سیکورٹی کا ایک چیلنج ہے جس سے ہماری فورسز نبرد آزما ہیں، ہمارے لوگوں کو بھی اب یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز نہیں ہیں، یہ بیسیکلی باقاعدہ ایک دہشت گردی اور ایک پلان کے تحت ہو رہی ہے۔ اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں جو خطے میں آج کل صورتحال ہے، جو یو ایس کا میں جو ایک غزہ پلان چل رہا ہے جس میں غزہ پیس بورڈ کے اندر بلینز آف ڈالرز انویسٹ ہوئے ہیں یا ڈونیٹ کیے گئے ہیں مختلف ملکوں کی طرف سے، سعودی عربیہ، یو اے ای اینڈ سو مینی ادر کنٹریز۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ وہاں بھی ایک اس کے آس پاس بھی جو عراق ہے یا سیریا ہے وہ بھی ایک قسم کے دہشت گردوں کی آماجگاہیں بنی ہوئی ہیں، ادھر افغانستان میں آپ نے سچویشن بتا دی، تو اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ غزہ کے اندر کوئی پیس پلان واقعی کارآمد پیس پلان ہوگا؟ اور اس حوالے سے خاص طور پہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سلسلے میں جو پاکستان کے اوپر ایک سفارتی دباؤ ہے، ظاہر اپنی پیس فورس کے اندر شمولیت کا جس کو اوائڈ کر رہے ہیں پاکستان گورنمنٹ، اس حوالے سے بھی آپ کو یہ ساری سچویشن کو اگر لنک کریں تو کس طرح سے ہمیں سمجھائیں گے ہمارے ویورز کو کہ یہ سارا کھیل ہے کیا؟ دیکھیں گیلانی صاحب، اگر ہم غزہ پیس بورڈ کی بات کریں، یونائٹڈ نیشن کے ہوتے ہوئے غزہ پیس بورڈ کا بننا، یہ بھی مجھے بینگ ہمبل اسٹوڈنٹ آف سیکورٹی اسٹڈیز یہ ایک ایمبیشیس پلان مجھے لگتا ہے، کیونکہ غزہ پیس بورڈ کی اگر ہم بات کریں اس کے مینڈیٹ کو اگر ہم دیکھیں، اس میں ابھی تک 40 کنٹریز آئی ہوئی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے مینڈیٹ کی بات کریں، امریکہ نے تو کل اعلان کر دیا ہے کہ $10 بلین میں دوں گا، باقی اس کے جو غزہ پیس بورڈ کے ممبرز ہیں، مور دین $7 بلین انہوں نے اعلان کیا ہے، ایک دوسرے کو ملا کے $17 بلین بنتے ہیں۔ کیا رائٹ، جو غزہ میں تباہی ہوئی ہے 2023 سے لے کر 2026 تک، اب وہ کس سکیل پہ ہوئی ہے پہلی بات، اور کون آئے گا اور اس چیز کو دیکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کن کن فیزز میں ہوگی اور کن کن سیکٹرز میں ہوگی، یہ پہلی بات۔ اس میں اگر ہم بات کریں اسرائیل کی، دیکھیں اسرائیل نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ میں غزہ میں ریکنسٹرکشن نہیں ہونے دوں گا۔ اگر آن دا ادر ہم بات کریں، غزہ پیس بورڈ میں تو یہ بات ہوئی تھی کہ ہم غزہ میں پیس لائیں گے اور اس کا ریکنسٹرکشن کریں گے۔ پھر تھرڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں، امریکہ نے کہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح ہونے پڑے گا، بٹ رائٹ، یہاں بات رائٹ، یہ ہے، پاکستان نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ وین اٹ کمز ٹو پیس ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، بٹ اپارٹ فرام دس، اس کے علاوہ ہمارا کسی اور جگہ کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ پاکستان نے کہا ہے۔ پھر اس کے رائٹ، ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں، اس وقت میجر پاورز اور گلوبل پاورز کی اگر ہم بات کریں، جو ایمرجنگ پاور ہے، رائزنگ پاور ہے چائنا کا اس میں وہ کنٹریبیوشن نہیں دیکھی۔ اگر رشیا کی ہم بات کریں، رشیا بھی اس میں سے مسنگ تھا۔ دیکھیں، رائٹ، مڈل ایسٹ کی بات ہوتی ہے، آپ رشیا اور چائنا کو مائنس نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور اس میں جو آپ نے فرمایا اس میں بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ چیزوں کو توڑیں اور پھر بنائیں، تو ایک ریکنسٹرکشن میں آف کورس بہت بڑا ایک اپرچونٹی ہے، بزنس ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، لیکن انسانی جان کی کیا قیمت ہے اس کا کوئی یقین کریں دکھ ہوتا ہے اس کو سوچ کے سمجھ کے کہ ہم اپنے مالی مفادات کے لیے بڑے بڑے پلانز جو بڑے بڑے ملک بناتے ہیں اس میں انسانی جان کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، اور یہ غزہ میں ہمیں یہ ظلم اور یہ سچویشن نظر آتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سچویشن آگے بہتر ہو۔ اچھا، آخری ٹاپک کوئک سا آپ سے، چونکہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے اور ہمارے پاس بھی ویورز جو ہے نا وہ بڑا جلدی جاننا چاہتے ہیں، تو ہم یہ
देखेंगे कि ये जो यूएस रोज एक बयान देता है कि जी ये आया, जैसे कहते हैं ना, शेर आया, मैं आज अटैक करने लगा हूँ, किसी वक्त भी ईरान पे अटैक हो सकता है। बैरी बेड़े मूव कर चुके हैं, मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यूएस की खिते के अंदर। साथ ईरान भी यही बात कर रहा है कि हम इसको रिटेलिएट करेंगे और बैरी बेड़े को उड़ाना पड़ा उड़ा देंगे। तो इस सारी सिचुएशन को आप किस तरफ देखते हैं? ये मतलब ये महीनों के हिसाब से ये चल रही है, और ये वाकई इसके अंदर कोई जंग आपको नजर आ रही है, या कोई इसके अंदर कोई आपको कोई और प्रेशर टैक्टिक्स नजर आ रही है? क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस सिचुएशन का, इस खास तौर पे ये जो सूरत हाल है इसका? देखिए, इस सिचुएशन को जानने के लिए हमें ट्रम्प की मेंटेलिटी समझनी होगी, और इसके साथ साथ ईरान में इस वक्त करंट क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं वो समझनी होगी। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त जो व्हाइट हाउस में एक बंदा बैठा हुआ है प्रेसिडेंट की शक्ल में, इज अ बिजनेसमैन। हम्म। बिजनेसमैन क्या चाहता है? वो हर जगह अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाहता है। राइट। इस ट्रम्प जो है वो ईरान के ऊपर ये जो जंग की बार बार वो थ्रेट उनको कर रहा है, इसको एज अ बार्गेनिंग चिप यूज कर रहा है। एक हम्म। तरफ वो इसराइल को खुश कर रहा है कि देखें, आपके कहने पे या आपके साथ मिलके मैं ईरान को प्रेशराइज कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो पूरी दुनिया में, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, उनको भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है वो मेरे हाथ में है। हम्म। जबकि वो अमेरिका के बिल्कुल हाथ में नहीं है। इस वक्त दुनिया जो है यूनिपोलरिटी से मल्टीपोलरिटी में जा रही है, और ये एक फैक्ट बनती जा रही है। अब हम्म। बात यह है कि ट्रम्प धमकियां तो देता है, बट ट्रम्प के पास अल्टरनेटिव प्लान नहीं है। इसलिए राइट। ये हम लोगों को पहली दफा ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि एक स्टेट जो है, चाहे वो ग्लोबल पावर हो, वो दूसरे स्टेट को थ्रेट कर रही है कि मैं 10 दिन बाद आप पे अटैक करूंगा। हम्म। उन्होंने कैरियर पहुंचा भी दिए हैं। बट हम्म। मेन मसला ये है कि ट्रम्प के पास अल्टरनेटिव लीडरशिप नहीं है। राइट। अल्लाह ना करे कल ईरान में रिजीम चेंज होती है, तो वहाँ किसको ईरान की जो गवर्नमेंट है वो उसके हाथ में देंगे। इसी तरह राइट। वेनेजुएला केस में भी अमेरिका के पास वो नहीं था। क्यूबा को भी उन्होंने इकोनॉमिकली वो उस पे को इतना प्रेशराइज कर दिया है कि वो कह रहा है कि वो मेरे साथ डील करे। सेम इज द केस हम्म। विद ईरान। जबकि हम्म। इस वक्त ट्रम्प के पास प्लान नहीं है। ट्रम्प तो हम्म। हर वक्त बातें कर रहा होता है, जैसे मैंने आपको अभी गजा पीस बोर्ड की बात की। एक तरफ आप पीस, मिडल ईस्ट में पीस को लाने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वही मिडल ईस्ट है, ईरान इज द पार्ट ऑफ मिडल ईस्ट। आप उसको थ्रेटन करके, आप उसको वार में ला के पूरे बिल्कुल मिडल सही। ईस्ट, आप उसकी सिक्योरिटी को क्या कर रहे हैं? आप उसकी सिक्योरिटी को रिकंस्ट्रक्ट या आप इसकी सिक्योरिटी को रीशेप कर रहे हैं। तो राइट। हमें देखने को मिलेगा कि क्या ये जो अमेरिका है ईरान में जो ये चेंजिंग चाहता है, ये इसके पीछे क्या ह्यूमन राइट्स का वो है, या इजराइल प्लस इनका अपना एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है? राइट। राइट। बिल्कुल ठीक है। तो वही बात है कि अब ये सारी सिचुएशन डे बाई डे इस तरह से चेंज हो रही है, रोज एक नया बयान आता है, रोज एक नई उसमें हुज्जत बनती है। तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस खत्ते में अमन रहे, क्योंकि जंग इस खत्ते में अफोर्ड नहीं हो सकती। लेकिन मुझे लगता ये है आपकी बातों से कि एक लिमिटेड वॉर शायद अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, इसराइल के इंटरेस्ट में भी है, इंडिया के इंटरेस्ट में भी है। क्योंकि एक प्रेशर और एक रेलेवेंस अमेरिका की और इंडिया की खास तौर पे इस खत्ते में तभी होगी जब कोई इस तरह का टर्मोइल होगा। अदरवाइज तो वो किसी हद तक इररेलेवेंट हो चुके हैं, क्योंकि चाइना इस खत्ते में बहुत प्रोमिनेंट है, रशिया भी उनके साथ अलाइंड है। तो आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि आगे देखते हैं चंद दिनों में, और आपसे फिर इस दौरान दोबारा भी हम कनेक्ट करेंगे और सिचुएशन से अपने व्यूअर्स को आगाह करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि एक मुख्तलिफ एंगल आपको नजर आया
اس پورے خطے کے حوالے سے، اور بڑا ایک ایسا اینگل ہے جس پہ آپ انسرٹینٹی بھی اس کے اندر دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑا بین الاقوامی پلان بھی دیکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے افغانستان جس طرح انسیٹلڈ ہے، بہت ساری قوتوں کو جو باہر بیٹھی ہیں خطے سے، ان کو سوٹ بھی کرتا ہے، بلکہ انڈیا کو بھی سوٹ کرتا ہے، اسرائیل کو بھی سوٹ کرتا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے اوپر، ہماری معیشت کے اوپر، ہماری ڈیفنس کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، لیکن پھر سلیوٹ ہے ہمارے اداروں کو، ہمارے قوم، ہماری اسٹیٹ کو، کہ وہ اس کے باوجود اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس خطے کو خوشحالی نصیب کرے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویلاگ ختم کرنے سے پہلے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔